हेलो, सेवा सेवा जोहार। मैं अभिषेक उइके, राष्ट्रीय संचालक जेएसयू इंडिया। एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जेएसयू इंडिया फेसबुक पेज के माध्यम से संविधान की बात लाइव क्लास, लाइव स्ट्रीमिंग पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं संविधान के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, ताकि और भी दूसरे लोग देखें, है ना, और भी हमारे भाई बहन जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी है उनको जाने, पढ़े, है ना। सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके वहाँ तक शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज के संविधान के जो टॉपिक है, संविधान का टॉपिक है, वो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व मतलब यह है कि हम जिस देश में रहते हैं, ठीक है, उस देश के विभिन्न क्षेत्र, आम नागरिक, ठीक है, मतलब शून्य लेवल से लेके हम कैसे देश का विकास करेंगे। ठीक है, अरे सॉरी, कॉल आ गया था किसी का। मतलब ये है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व में हम बात करेंगे कि जो देश का जो ढांचा है, ठीक है, गांव स्तर से लेके पंचायत, है ना, जिला, शहर, मतलब ये जो ढांचा है, मतलब इसका विकास कैसे होगा। जो देश का ढांचा है, ग्राम स्तर से लेके जिला तक, शहर तक, है ना, यानी गांव से शहर तक, इसका विकास कैसे होगा, ऐसा क्या योजना बनाया जाए ताकि गांव के विकास के साथ साथ देश का विकास हो, है ना। लोगों का जो मूलभूत दैनिक कार्य है ना, रोजगार के साधन है ना, शिक्षा हो या फिर पढ़ाई लिखाई हो या फिर हमारी जिम्मेदारी हो। ठीक है, हमको क्या क्या जिम्मेदारी मिली है, हमको एक समाज को, एक शिक्षित समाज, आर्थिक समाज, है ना, मतलब कुल मिला के एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिससे देश का विकास हो, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, है ना, कि आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमको कहाँ तक जानकारी रखना है और उसका उद्देश्य क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, स्क्रीन के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, और राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व है हमको कहाँ तक बेहतर बनाने के लिए, एक देश के नागरिक के लिए क्या अधिकार देता है, क्या सोचता है, उसमें क्या हमारे संवैधानिक कर्तव्य है। ठीक है, आइए हम जानेंगे, स्क्रीन के माध्यम से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे स्क्रीन पे, एक मिनट, ये देखिए, देखिए आप, ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा होगा, संविधान के भाग 4 में, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। सॉरी, यहाँ निर्देशांक लिख दिए हम, थोड़ी मिस्टेक हुआ है हमसे।
वो असल में निदेशक है, ठीक है। इसकी जो बात की गई है संविधान के भाग 4 में की गई है। कुल 22 भाग है और उस 22 भाग में से चौथे भाग में संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा की गई है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है, ठीक है। सवाल है, जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि संविधान जो अनेक देशों, विभिन्न देशों के, है ना, कुछ जो बातें सही लगती है उनको भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक वैसे ही राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिया गया है, ठीक है। भाई आपसे कोई पूछे सवाल तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ये अधिकार किसने दिया है, तो भारतीय संविधान ने, यानी भारतीय संविधान में ही तो इस विषय पर चर्चा किया गया है ना, ठीक है। देखिए आखिर इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, जानेंगे हम। देखिए उद्देश्य में ये पढ़िए, दिख रहा है आपको सभी को स्क्रीन पर, है ना, आप देख रहे होंगे। उद्देश्य में यह है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब कि जिससे सभी का भला हो, है ना, व्यक्तित्व विकास के साथ साथ देश की भलाई हो, देश का कल्याण हो, है ना। दूसरा है सामाजिक आर्थिक न्यायिक सुनिश्चित करना, सामाजिक रूप से, है ना, आर्थिक रूप से या फिर न्यायिक रूप से देश के हर एक आम जनता का इसमें भी भलाई हो, ये सुनिश्चित करता है कौन, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ये है तीसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। अब मान लीजिए समाज है ना, समाज में बहुत सारे लोग हैं, है ना, विभिन्न समुदाय के लोग हैं, तो उन सारे लोगों को मिला के, है ना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य या फिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना। समाज से ही ना देश बनेगा, जैसे जनता से समाज, समाज से देश, है ना। अब एक सवाल है, देखिए कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है, मूल अधिकार है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो आंसर होना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था किसमें कहा गया है, व्यवस्था ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में चर्चा किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें का एक महत्वपूर्ण बात है, ये फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, ठीक है। और ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी क्या है ये सब, ये हमारे क्या हो गए, नीति निर्देशक तत्व, है ना। इसका मतलब नीति निर्देशक तत्व और इसका मतलब मूल अधिकार। कहा गया है कि जनता और सरकार इसको लेकर कितना तक आश्वस्त है। मूल अधिकार को लेकर जनता मतलब सकारात्मक है, मतलब कि संतुष्ट है ना। और सरकार एक तरफ से बोला जाए तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो सरकार देने के लिए बाध्य है, मूल अधिकार को देने के लिए बाध्य है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ भी जनता आश्वस्त है, और यह सरकार क्या है, सरकार यहाँ क्या लग रही है, मतलब कि संतुष्ट है, सरकार भी संतुष्ट है कि हाँ चलो ठीक है, देश के विकास के लिए हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो फैसले हैं वो नीति तत्व के लिए सही साबित हो रहे हैं, ठीक है। अब जानेंगे बारी बारी से कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को जानेंगे कि आखिर इन दोनों को लेके कितनी समानता है, कितने अंतर है, सरकार दोनों को लेकर कितना आश्वस्त है ना। देखिए एक जानेंगे, देखिए, है ना, एक मिनट, देखिए ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक। मूल अधिकार को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, जी हाँ, ये जो मूल अधिकार है, आपके मूल अधिकार संविधान में 6 हैं अभी, ठीक है। तो मूल अधिकार को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, वहीं नीति निर्देशक जो तत्व है इनको आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मूल अधिकार वाद योग्य है, मतलब इस पे वाद विवाद बहस हो सकती है, क्यों नहीं, दो क्यों नहीं ऐसे, है ना। वही नीति निर्देशक तो वाद योग्य नहीं है ना। दूसरा है
मूल अधिकार न्यायोचित है, यानी हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो। वही नीति निषेध तत्व क्या है, गैर न्यायोचित है। ठीक है, ये देखिए मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय है ना, लागू किया जा सकता है। रही नीति निषेध तत्व क्या है, अपरिवर्तनीय है। आप अंतर आप देख रहे हैं। देखिए मूल अधिकार को देने के लिए सरकार बाध्य है, लेकिन यहाँ पर सरकार नीति निषेध तत्वों को देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मूल अधिकारों की जहां बात हो रही है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, एफ फॉर फंडामेंटल, आर फॉर राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है जो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित किए जा सकते हैं, है ना। मतलब जो आपके मूल अधिकार जो हैं उनमें से अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए नीति निर्देशक तत्व की बात है, तो किसी भी परिस्थिति में नीति निर्देशक तत्व को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपने देखा, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में समानता असमानता देखे। एक तरफ हमने देखा मूल अधिकार को न्याय में चुनौती दिया जा सकता है न्यायालय में, और नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। वहीं मूल अधिकार परिवर्तनीय है और ये अपरिवर्तनीय है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, है ना। अब हम बात करेंगे कुछ अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो बात कही गई है, आखिर किस किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें रखी गई है। ठीक है, देखिए राज्य की नीति निषेध तत्वों को लेके अनुच्छेद 36 में कहा गया है, राज्य की परिभाषा दिया गया है ना। राज्य की परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद 36 में, है ना, कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, राज्य शब्द में कौन कौन से विभाग को, कौन कौन से, है ना, शब्दों को जोड़ा जाएगा, ये चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, है ना, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 37 में चर्चा किया गया है। ठीक है, ये है अनुच्छेद 38, सामाजिक व्यवस्था की बात कही गई है ना, मतलब समाज का ढांचा कैसा होगा, है ना, ये अनुच्छेद 38 में चर्चा किया गया है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना। आप देख रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 39 में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा किया गया है। ठीक है, बस ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अनुच्छेद पूछे जाते हैं साथियों, कि किस अनुच्छेद में किसको रखा गया है। ठीक है, अब देखिए वहीं अनुच्छेद 39A में कहा गया है निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता का मतलब ये हुआ कि अगर राज्य चाहे, राज्य का ये मतलब कि क्या बोलते हैं, दायित्व है, ठीक है, कि वो जो है राज्य के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दें। इसके बारे में आगे हम डिटेल जानकारी जानेंगे, है ना। अब देखिए हम बात करेंगे अनुच्छेद 40, इसमें लिखा गया है गांधी जी का राम राज की संकल्पना, यानी पंचायतों का गठन, है ना, मतलब पंचायतों का गठन किसमें चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 41 में कहा गया है सामाजिक सहायता। ठीक है, सामाजिक सहायता का मतलब कि लोगों को रोजगार, शिक्षा, है ना, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें उपलब्ध कराना है, सामाजिक सहायता यही है ना, अनुच्छेद 41 में। वहीं अनुच्छेद 42 में कहा गया है प्रसूति सहायता, यानी आमदनी, मानवीय हालात में सहायता, महिलाओं को मातृत्व अवकाश वगैरह, इसी अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 42। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 43 में कहा गया है मजदूरी सहायता। ठीक है, फिर अनुच्छेद 43A में चर्चा किया गया है कारखानों के प्रबंधन में श्रमिकों कामगारों की सहभागिता। जैसे आपने सुना होगा कि इस कंपनी में इतने श्रमिक हैं या फिर रखे जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 43A में। ठीक, अब हम जानेंगे अनुच्छेद 44, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो संविधान में चर्चा किया गया अनुच्छेद, समान सिविल संहिता। ठीक है,
अभी जो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लागू है, सिर्फ गोवा में लागू है ये भी, ठीक है। ये भी सिर्फ समान सिविल संहिता देश के सिर्फ गोवा राज्य में लगा है, ठीक है। और इसकी तैयारी चल रही है कि पूरे इंडिया में लगाया जाए, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल जानेंगे, अभी अनुच्छेद को जानेंगे। वहीं अनुच्छेद 45 में ये है कि 0 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा था पहले, ये नीति निषेध तत्व में अनुच्छेद 45 में था, लेकिन अब जो है नीति निषेध तत्व का हिस्सा ये नहीं है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे मूल अधिकार में डाल दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 46 में क्या है कि SC/ST के बच्चों, SC/ST के 14 वर्ष से ऊपर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 46 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार यानी मद्य निषेध। मद्य निषेध मतलब कि नशा, है ना, नशा निषेध जो है अनुच्छेद 47 में है। आर्टिकल 48 में है, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन की चर्चा किया गया है ना। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, गौ हत्या निषेध की चर्चा किया गया है। ये सवाल पूछता है एग्जाम में साथियों, गौ हत्या निषेध की चर्चा संविधान में की गई है कि नहीं की गई है, अगर की भी गई है तो किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। तो यही सब इसमें चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 49 में ये कहा गया ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, देख रहे हैं आप, ठीक है। ऐतिहासिक धरोहर मतलब समझ रहे हैं, किले, महल, मस्जिद, है ना, मंदिर। वहीं अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य शक्ति का बंटवारा, है ना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य शक्ति का बंटवारा। वहीं अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है। एक सवाल बनता है, जैसे कि सवाल पूछता है 42वां संविधान संशोधन 1976 से राज्य के नीति निर्देशक 42वां संविधान संशोधन 1976 से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या जोड़ा गया था, ये सवाल है। तो जवाब होना चाहिए 39A, 48A, 43A। ये अनुच्छेद है ना, ये सारे अनुच्छेद हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए कुछ चीजें हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकारों का योजनाएं चलाई जाती है ना। इस पे हम बाद में बात करेंगे आखिरी में, ठीक है। आइए हम जानेंगे, देखिए अब हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में, ठीक है। आप देख रहे हैं इसकी चर्चा संविधान के भाग 4 क में चर्चा किया गया है, मौलिक कर्तव्य, है ना। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, है ना। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। कौन देता है, तो भारतीय संविधान देता है मौलिक कर्तव्य को। किसके लिए है, तो भारतीय नागरिकों के लिए है मौलिक कर्तव्य, विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं, यानी मौलिक कर्तव्य विदेशियों के लिए नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है ना। आइए हम जानेंगे मौलिक कर्तव्य कब और कैसे किन शब्दों को जोड़ा गया है और किन दायित्वों को जोड़ा गया है। देखिए 25 जून 1975 की बात करते हैं, जब पूरे देश में आपातकाल लागू हुआ था। किनके द्वारा लागू किया गया था, तो इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है। उसी समय एक समिति बनी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। इसी समिति के सिफारिश पर 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मतलब 8 मौलिक कर्तव्य लिखे गए। लेकिन क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत फिर 10 मौलिक कर्तव्य, जो मतलब कि कुल 10 मौलिक कर्तव्य हो गए,
ठीक है, माने 8 से बढ़ के 10 हो गए, है ना। भाग 4 क में जो चर्चा किया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में, और फिर इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 थे, लेकिन फिर इसको बढ़ा के 11 कर दिया, है ना। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। सवाल पूछे, आपको जानकारी होना चाहिए आखिर हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, है ना, और कितने हैं। तो वर्तमान में हमारे नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। हम इनको जानेंगे आखिर क्या क्या मौलिक कर्तव्य है ना, हम बताऊंगा मैं। अब एक सवाल है, परीक्षा में पूछ के जाता है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है, वो कब जोड़ा गया? देखिए, तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, ठीक है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा माता पिता का कर्तव्य होगा। मतलब 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तो देना ही है, और ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाएं, ठीक है। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य किस लिए है? तो स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, है ना। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य ये है, देखिए, स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। देख रहे हैं आप। प्रकृति कैसी है? प्रकृति मतलब कि इसको कैसे समझा जाए? यह गैर न्यायोचित है, ठीक है। न्यायालय इसके लिए रिट जारी नहीं कर सकता, मतलब कि नीति निर्देशक तत्व के लिए न्यायालय जो है रिट जारी नहीं कर सकता। रिट हमने पढ़ा है पिछले क्लास में, है ना। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व लागू कौन करता है? तो जवाब होना चाहिए संसद। संसद अपने विधानों द्वारा इसे लागू करने को स्वतंत्र है, ठीक है। अब हम जानेंगे हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। तो ये सब जानेंगे कौन कौन है ना। एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। ये भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे तथा राष्ट्रीय प्रतीकों व आदर्शों का सम्मान करे, ठीक है। आइए हम देखेंगे, ये सब स्क्रीन पर देख रहे हैं 11 मौलिक अधिकार, मैं बोल के बताऊंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक मिनट। ठीक है। जो हमको मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं वो कितने हैं? 11 हैं। कौन कौन से हैं इसको हम जानेंगे, सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है वो क्या क्या है, और क्या हम उसको निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। आपको जानकारी होना चाहिए। देश के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं ये जानना जरूरी है, मूल अधिकार के साथ साथ, ठीक है। तो पहला है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, यानी ये हमारा मूल कर्तव्य है। देश का जो संविधान है उसका पालन करना। दूसरा बात है राष्ट्रीय प्रतीकों और आदर्शों का सम्मान करना। जैसे मान लीजिए तिरंगा झंडा है ना, और राष्ट्रीय जो जो भी आदर्श है ना, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय झंडे, इन सारे चीज़ों का सम्मान करना देश के नागरिकों का मूल कर्तव्य है, ठीक है। अभी हमने एक महत्वपूर्ण बात पढ़ा, संविधान का पालन करना। जो इस देश के संविधान को पालन नहीं करता वो एक तरफ से अपने आप में, है ना, हीन भावना या फिर व्यक्तित्व होने को साबित नहीं करता, है ना। जिस देश में हम रहते हैं और उस देश के संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है
स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति सम्मान रखें, उनका पालन करें। मतलब स्वतंत्रता संग्राम के जो भी आदर्श हैं, है ना, जो भी महापुरुष है उनको सम्मान करना, है ना, उनके प्रति सम्मान भावना रखना। ठीक है। तीसरा है भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें और उनकी पालन करें। ठीक है। मतलब ये हमारा मूल एक हमारा कर्तव्य है कि भारत की जो एकता है, अखंडता है ना, और जो संप्रभुता है उसकी रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है। चौथा है देश की रक्षा करना, है ना, ये भी मूल कर्तव्य है, देश का रक्षा करना। और जब भी किसी राष्ट्र की सेवा के लिए बुलाया जाए तो राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। मतलब चौथा हमारा कर्तव्य है कि देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना, देश की सेवा के लिए तत्पर रहना, या फिर जब भी देश की सेवा के लिए बुलाया जाए तो, है ना, तो हमें क्या हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है। पांचवा है प्रत्येक प्रकार के भेदभाव से दूर रहना, है ना, यानी जो सामाजिक व्यवस्था है ना, जो जातीय व्यवस्था है, देश का राष्ट्रीय प्रतीक, देश का राष्ट्रीय सम्मान जो भी है, उनके प्रति क्या हमें उन चीजों से भेदभाव से दूरी बनाए रखना है ना, भाईचारे की भावना रखना। ठीक। तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है। मतलब जो महिलाओं के विरुद्ध ऐसे कुछ प्रथा है उनको त्याग करना। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले सती प्रथा था, आज नहीं है ना। वैसे भी बहुत सारे आज भी वर्तमान प्रथाएं महिलाओं के विरुद्ध विद्यमान है। उनके उनके विरुद्ध हमें आज भी खड़ा होने की आवश्यकता है। जो महिलाओं के विरुद्ध महिलाओं के विरुद्ध जो ऐसी प्रथा है उनके खिलाफ हमें लड़ने की जरूरत है ना। छठा हमारा मूल कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे तथा उसकी रक्षा करे। मतलब जो देश की जो सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा है उनका सम्मान करना ये हमारा कर्तव्य है, देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है। आठवां है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण यानी नदी, जल, जंगल, जमीन, वन, झील, है ना, वन्य जीवों की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब जो सातवां जो कर्तव्य है देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि जल, जंगल, वन्य प्राणी, है ना, और प्राणियों के प्रति दया भाव रखना ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो मतलब कि वैज्ञानिक जो मान्यता है ना, उसका सम्मान करना, उसका विकास करना, है ना, उसका संवर्धन करना ये हमारे संविधान में आठवां मूल कर्तव्य है। जो देश के नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं उनमें से ये आठवां मौलिक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद को समाज में स्थापित करना, न कि पाखंडवाद, अंधविश्वास को बढ़ावा देना। ठीक है। संविधान में लिखा गया है कि किसी भी देश के नागरिक का ये मूल कर्तव्य है वो समाज में पाखंडवाद और अंधविश्वास को बढ़ावा न दे। ठीक है। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर, जैसे स्कूल, कॉलेज, है ना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति जैसे अस्पताल भी हो गए, ऐसी जगहों को, ऐसे संपत्तियों को सम्मान करना, उनकी रक्षा करना ये हमारा देश के सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य है। ठीक है। 10वां है व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयासों द्वारा राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाना। मतलब ये जो 10वां मूल कर्तव्य है इसके तहत देश के जो व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयास है, जैसे मेरे द्वारा प्रयास, मान लीजिए समाज हित में अच्छा करना या फिर और भी लोगों द्वारा समाज हित में अच्छा करना, ऐसे सारे अच्छे सोच के बदौलत
देश को हम उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं। ये हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है। 11वां है जो अंतिम में जुड़ा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। यानी ये माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। ठीक है। ये मतलब 11वां मौलिक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाएं। ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, और कल हम जारी पढ़ेंगे संघ केंद्र की कार्यपालिका, है ना। कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, आखिर कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, है ना, किनको क्या अधिकार प्राप्त है ना, कार्यपालिका में, है ना, कहाँ तक देश के नागरिकों को जगह दिया गया है या फिर, है ना, भागीदारी है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे कल से, है ना, और इसी समय से। ठीक है। तब तक के लिए सेवा जोहार, धन्यवाद।